हेलो बच्चों। आज चैप्टर 1 में से जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ना जाने कितनी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी टाइप के एनिमल्स, कितनी ही टाइप के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, कुछ वाटर में रहने वाले, कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एट्सेट्रा। फिर प्लांट्स भी कितनी टाइप के हैं, कुछ बिगर प्लांट्स हैं, कुछ स्मॉल हैं, कुछ ग्रासेस हैं, पता नहीं क्या क्या। इवन हम अगर एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल डॉग की बात करें तो डॉग्स ही पता नहीं कितनी काइंड्स के हैं, काउज ही डिफरेंट काइंड्स की हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स भी एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रिजेंबल नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी डाइवर्सिटी है जो हमारी प्लेनेट अर्थ पे पाई जाती है। तो इस डाइवर्सिटी को डिस्कस करने के लिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Students, biodiversity refers to number and variety of organisms on planet Earth. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि पता नहीं कितने काइंड ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो हमारी अर्थ पे हैं। और बायो का मतलब तो होता है लिविंग। सो बायोडाइवर्सिटी हो गया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अभी तक 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बट मिलियंस ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स आर टू बी आइडेंटिफाइड। मगर अभी पता नहीं कितने और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना है। So these organisms are distributed over a wide range of habitat, including dense forests, thermal vents, dry deserts, hot springs, etc. तो बच्चों, आपको पता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह तो नहीं होते हैं। ये कोई ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं। इवन आपने सुना होगा कि हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ पर बॉइलिंग वाटर 24 आवर्स निकलता है उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो ये सारा किसका कमाल है? ये नेचर का कमाल है। सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हायर इन डेंस फॉरेस्ट। तो आपको पता है कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहाँ पर बिग ट्रीज से लेके स्मॉलर बुशेस एंड ग्रासेस से लेके इंसेक्ट्स, बिगर एनिमल्स, स्मॉलर एनिमल्स, बर्ड्स और ना जाने कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये भी आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हर जगह पर अपने लोकल नेम से ही पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्पैरो को हमारी डोगरी में क्या बोलते हैं? चिड़ी, और हिंदी में चिड़िया। तो ये लोकल नेम से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि हर एक, अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट में हर एक बर्ड का या एनिमल का या प्लांट का हो सकता है उसको अलग नाम दिया गया हो। सो ए नीड वाज रियलाइज्ड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एक ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पूरे वर्ल्ड भर में कहीं पे भी हम जाएं उस ऑर्गेनिजम्स को एक ही सिंगल नेम से पुकारा जाए। द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग ए सेट सिस्टम ऑफ टर्म्स इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। सो बच्चों, जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स को एक डेफिनेट नाम दिया जाता है उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम देना। बिफोर नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल। बट नाम देने से पहले हमें उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो ऑर्गेनिज्म बर्ड है, प्लांट है, एनिमल है,
इंसेक्ट है कि क्या है। जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसके आधार पर, जैसे हम किसी बर्ड को उड़ते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम उसको बर्ड ही कहेंगे, हम उसको प्लांट नहीं कहेंगे। So the scientists all over the world have made a system and established procedures to assign a scientific name to each known organism which is accepted by all. So worldwide over scientists ने procedures बनाए so that एक scientific नाम दिया जाए हर एक organism को जो कि सभी को accept कर हो, कि जिसको सभी accept कर लें कि हाँ जी ठीक है, अब हम इस ऑर्गेनिज्म को इसी नाम से बुलाएंगे। सो साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जहाँ पर बोटेनिकल होगा वो प्लांट्स के लिए, जहाँ पर नीचे जोलॉजिकल लिखा है तो वो एनिमल्स के लिए। तो ये जो ICBN और ICZN हैं, ये कोड्स हैं जिनसे प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए गए। नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने ऐसा नाम दें हम कि ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम चले जाएं उसको वही नाम से बुलाया जाए। एंड यूनिक फॉर इट, यूनिक मतलब हर एक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल हो। जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को दिया गया है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाए। इट्स डिस्क्रिप्शन शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। सो अगर उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाए वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में तो उसकी डिस्क्रिप्शन से ही सभी उसको पहचान जाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। सो द नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नेम दिया गया, जो साइंटिस्ट ने अप्रूव किए बोटेनिकल कोड्स में या जोलॉजिकल कोड्स में, तो उनका क्या प्रोसीजर था, इसको आपने ध्यान से सुनना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाएगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे द जेनरिक नेम और जो सेकंड पार्ट होगा उस नाम का उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज भी बोलते हैं उसको। फिर से मैं बोलूँगी, हर एक ऑर्गेनिज्म को जो भी नाम दिया जाएगा उसके 2 हिस्से होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा उसको बोलेंगे जेनरिक नेम और जो राइट साइड पे लिखा जाएगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। दिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसको बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं। बाई मीन्स 2, नॉमियल मीन्स नेम करना। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को जो भी नाम दिया जाए उसके 2 पार्ट्स हों। इट वॉज गिवन बाय Corliss Linnaeus. He published his book Systema Naturae। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मैंगो की, कि मैंगो इज कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हर एक नाम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके 2 पार्ट्स होंगे। तो मैंजीफेरा जो है जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो हो गया जीनस जिसको हम बोलेंगे जेनरिक नेम, और इंडिका हो गया स्पीशीज या बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। तो अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर इंक्लूड द फॉलोइंग। यूनिवर्सली कुछ रूल्स एक्सेप्ट किए गए, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है इटैलिक्स जो है वो कैसा होता है? थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है इटैलिक्स में। और दे आर इधर लैटिनाइज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। सो ये लैटिन वर्ड्स हैं इसलिए इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है। और इन द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पार्ट इज जीनस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसको हम जीनस भी कहते हैं। और सेकंड जो नेम है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं या स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर हमने बात की थी
कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम क्या है, इसको आपने लर्न भी करना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? जीनस। इंडिका क्या है? स्पीशीज। और स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसके बारे में हम डिटेल में कि जीनस क्या होते हैं, स्पीशीज क्या होते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में भी बात करेंगे। व्हेन द साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन, बोथ पार्ट्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली। और अगर आप कॉपी पे या हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे जब हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिखना होगा तो मैंजीफेरा और इंडिका को सेपरेटली लिखेंगे, उसको जॉइंटली नहीं लिखेंगे। और मैंजीफेरा और इंडिका के नीचे एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एक ही लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। व्हेन प्रिंटेड टाइप्ड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर हमने हैंड रिटन नहीं करना, अगर हमने उनको प्रिंट करवाना है या बुक पे आप जैसे आप देखोगे, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है मैंगो, देखो आपने सीधा लिखा हुआ है, और मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखा है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा टेढ़ा करके इटैलिक्स में। सो प्रिंटेड वर्जन जो होगा वो इटैलिक्स में होगा, और हैंड रिटन में हमने क्या करना है? जीनस और स्पीशीज के नीचे एक एक लाइन डालनी है अलग अलग। The genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. For example, आप फिर से ऊपर वही एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा जो है उसका M कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा जिसको हम जीनस बोलते हैं, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। The name of the author is mentioned after a specific epithet. For example, मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा इंडिका तो आपको पता चल गया कि ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब ये एंड में लिन क्या है? क्योंकि इस स्पीशीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लेनियस ने, तो इसलिए साइंटिस्ट का नाम भी इसके साथ जोड़ना है। जब ये आपके लिए कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने मैंजीफेरा इंडिका लिन भी जोड़ना है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने आपको बात बताई है। और सिक्स्थ में है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अगर एक ऑर्गेनिज्म को पहले से एक नाम दिया जा चुका है और उसके बाद में कहीं कोई और साइंटिस्ट कहता है कि नहीं इसको ये नाम नहीं देना है, ये वाला सेकंड नाम देना है, तो ऑलवेज जो फर्स्ट नेम होगा उसको ही प्रायोरिटी दी जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये चार्ट जो आप देख रहे हो इसमें एक साइड पे लेफ्ट साइड पे कॉमन नेम्स हैं और दूसरी साइड पे साइंटिफिक नेम्स हैं। तो इसको आपने लर्न भी करना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये नेम्स भी पूछे जाते हैं और या फिर आगे भी आपको आने वाले लेक्चर्स में भी इनसे बड़ी हेल्प मिलेगी। सो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो क्या हुआ स्टूडेंट्स? जीनस। सेपियंस क्या है? स्पीशीज। अब आपको पता चल गया। जब आप नोटबुक पे लिखोगे होमो और सेपियंस के नीचे अलग अलग लाइंस डालोगे। लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ऐसे ही टाइगर जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। उसका भी जीनस पैंथेरा ही है मगर लियो की जगह वो टिग्रिस आता है। डॉग का नेम है कैनिस फैमिलियरिस। अनियन जो है प्याज जिसको कहते हैं उसको साइंटिफिकली कहते हैं एलियम सेपा। वीट को कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मेलंजीना। रोज़ का नाम है रोज़ा इंडिका और पिजन है कोलम्बा लिविया। तो इसको इन नेम्स को आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट्स, सारी बातें करने के बाद, इतनी चीज़ें हमें सीखने के बाद, अब कभी कभी मन में आता है कि क्या ज़रूरत पड़ी होगी क्लासिफाई करने की, क्या ज़रूरत है इतने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने की। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपके स्कूल में अगर एक ही नाम के, सपोज़ राहुल नाम के 10 बच्चे पढ़ते हैं और गेट पे अगर उनके पेरेंट्स आते हैं कि राहुल को बुलाना है, तो आप उनको कैसे बुलाओगे? आप उनको क्वेश्चन पूछोगे कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सपोज़ करो एक ही क्लास में 4 राहुल पढ़ते हैं, फिर आप उनको पूछोगे उनके रोल नंबर क्या हैं, उनके पापा का नाम क्या है। कुछ ऐसी पहचान होगी जो एक राहुल को दूसरे राहुल से अलग करती है। सिमिलर इज़ द केस हेयर
कि ऑर्गेनिजम्स इतने, जिसने मैंने आपको बताया 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस तक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो एक ज़रूरत पड़ी कि क्यों ना हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई करें, सो दैट उनको पहचानना, उनके बारे में जानना आसान हो जाए। और एक और एग्जांपल दूं, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अब सारे टीचर्स एक ही पीरियड में नहीं आते हैं, तो उनको उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उनके पीरियड्स को क्लासीफाई किया जाता है कि कौन से पीरियड में कौन जाएगा। तो उससे उनको क्लास को पहचानना या क्लास के लिए टीचर को पहचानना ईजी हो जाता है। So because study of all organisms is not possible, so it's better to classify the organisms. तो मुझे लगता है कि आपको मेरी एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको क्लासीफाई करना ही इजी रहेगा। सो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, सो दैट हम उनको अच्छे से उनको पहचान पाएँ, उनके बारे में पूरे उनके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर पाएँ बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करैक्टरिस्टिक्स, कि हमें कौन से करैक्टर्स उनके नज़र आ रहे हैं। उन्हीं करैक्टर्स के आधार पे अगर उनके विंग्स नज़र आ रहे हैं तो नेचुरली अगर हमारे पास 10-15 ऑर्गेनिजम्स छोड़ दिए जाएं, अगर हम देखेंगे उनकी बॉडी पे विंग्स हैं और फैदर्स हैं, हम उनको एक अलग ग्रुप में रखेंगे। अगर उनकी टेल और 4 लेग्स हैं, उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। अगर उनकी बॉडी पे स्केल्स हैं और वो पानी में रहते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। अगर उनके ऊपर फ्लावर्स और लीव्स लगे हैं, उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैविंग रूट्स, शूट्स, लीव्स एंड और फ्लावर्स, तो इनका एक अलग ग्रुप हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जिनके रूट्स, शूट्स और लीव्स होते हैं वो तो प्लांट्स ही होते हैं। ऐसे जो मैमल्स होंगे वो कौन से होते हैं, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जैसे हम सबके हैं, और हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं। तो हमने इसको किस ग्रुप में रखा ऑर्गेनिजम्स को, मैमल्स के। सिमिलरली सर्टन फीचर्स मेक डॉग्स लुक लाइक ए डॉग। तो आप देखने पे ही पहचान जाते हो, अगर 2 ऑर्गेनिज्म काऊ और डॉग खड़ा है और किसी छोटे बच्चे को ही पूछे कि कौन सा डॉग है, तो उसको पता होता है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो काऊ लाइक नहीं होंगे। सो डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study the organisms. The scientific term for these categories is taxa. इन सारी कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। भाई डॉग्स की एक कैटेगरी है, भाई कैट्स की ये कैटेगरी, उनको हम क्या बोलेंगे, ये इस कैटेगरी को क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। जैसे आपको जो नंबर अलॉट किया गया है उसको आप क्या बोलते हैं, रोल नंबर। A taxon is a group of one or more populations of an organisms or organisms seen by taxonomists to form a unit. तो टैक्सॉन क्या हुआ, एक ग्रुप है जिसमें 1 या ज़्यादा पॉपुलेशंस भी हो सकती हैं ऑर्गेनिजम्स की। सो ये एक यूनिट होता है, एक कैटेगरी को या एक यूनिट को बोलेंगे टैक्सॉन, और बहुत सारों को, जैसे डॉग्स की अलग से, कैट्स की अलग से, मैमल्स की अलग से, तो उन सबको इकट्ठा प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर, टैक्सा प्लूरल। द ऑर्गेनिजम्स विदिन अ टैक्सोनमिक यूनिट शेयर सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो तो आपको पता चल गया कि एक ही कैटेगरी में, जैसे डॉग्स की कैटेगरी में अगर रखेंगे या कैट्स के ग्रुप में देखेंगे, तो उनके कुछ ना कुछ, चाहे डॉग्स जो होंगे एक ग्रुप में जो डॉग्स रखे हैं, चाहे वो डिफरेंट वैरायटी के होंगे, मगर कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स उनके सेम होंगे। ऐसे ही कैट्स के अपने करैक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसे ही व्हीट प्लांट के अपने करैक्टरिस्टिक्स होंगे, एंड सो ऑन। सो टैक्सा स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया कि इट कैन बी बिग और स्मॉल। प्लांट्स इज फॉर्म ऑफ ए टैक्सॉन, ए बिगर टैक्सॉन। फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ए टैक्सॉन बट स्मॉलर देन प्लांट्स। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर एक ग्रुप में हमने सारे प्लांट्स रख दिए, तो वो तो दुनिया के सारे प्लांट्स, उसमें तो ग्रासेस भी हैं और उसमें बिगर प्लांट्स, ट्रीज सब कुछ हैं, तो वो हो गया बिगर टैक्सॉन। अब उसमें से ही हमने एक और छोटा ग्रुप छांटा, तो उसमें हमने वो प्लांट्स रखे जिसमें सिर्फ फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावर्स नहीं ग्रो करते जिनमें, उनको हमने नहीं रखा।
तो वो हो गया स्मॉलर टैक्सॉन। सिमिलरली एनिमल्स इज ए बिगर टैक्सॉन, मैमल्स स्मॉलर एंड काउज इवन स्मॉलर। तो अब आपको समझ आया कि एनिमल्स का अगर हमने एक ग्रुप बनाया तो उसमें तो कोई भी एनिमल आ सकता है। उसमें से अगर हमने उनको अब उसका भी हमने छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड किया कि अब इतने बड़े एनिमल्स को तो हम स्टडी कर नहीं पाएंगे इतने बड़े ग्रुप को, तो हमने उसके भी अलग ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बना दिया जिसमें सिर्फ मैमल्स रखे, दूसरा ग्रुप बना दिया मैमल्स में से भी निकाले। अब मैमल्स भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, उसमें तो हम इंसान भी आते हैं, काउज भी आते हैं, मंकीज़ भी आते हैं, हॉर्सेस भी आते हैं। तो इसमें से काउज का एक अलग ग्रुप बना लिया तो स्मॉलर ग्रुप बन गया। तो दे रिप्रेजेंट टैक्सा टू ए डिफरेंट लेवल। सो अलग अलग लेवल के अलग अलग ग्रुप बन गए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सो अभी वही बात हो रही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जिनको हम टैक्सा कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस साइंस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनकी शक्ल देख के, उनकी हैबिट्स देख के ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने की जो साइंस है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या तो ऑर्गेनिज्म का बाहर से स्ट्रक्चर देख के उसको अलग ग्रुप में डाला जाए, या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख के, या फिर उसके सेल्स का स्ट्रक्चर देख के, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सारी कुछ बातें हैं जिनको स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे स्कूल में अगर कोई एडमिशन लेने आते हैं 10 बच्चे, और अगर उनमें से एक बच्चा 5 ईयर्स ओल्ड है, और एक बच्चा 10 ईयर्स ओल्ड है, और एक बच्चा 16 ईयर्स ओल्ड है, और अगर 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट कहता है कि मैंने 10th में एडमिशन लेना है, और 5 ईयर्स या 6 ईयर्स ओल्ड भी कहे कि मैंने भी 10th में एडमिशन लेना है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी मतलब डेवलपमेंट सब कुछ देख के उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लास एक दी जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही कैरेक्टर्स को स्टडी करके एनिमल्स को और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। सो टैक्सोनॉमी में हम 4 इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हमने उनको कैरेक्टराइजेशन मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, उनके बारे में देखना कि वो क्या हैं, उनको विंग्स लगे हैं, उनको फैदर्स हैं, उनको क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया। फिर उनको आइडेंटिफाई करना, जब आपने उनके कैरेक्टर्स को स्टडी किया फिर आप उनको पहचान गए कि येस इट इज़ बर्ड, येस दिस इज एनिमल, येस दिस इज प्लांट। अब आपने उनको क्या किया? फिर क्लासीफाई किया, क्योंकि अब आपको समझ आ ही गया है कि प्लांट्स को तो हमने एनिमल्स में नहीं रखना है, या इंसेक्ट्स को हमने बर्ड्स में नहीं रखना है, तो हमने उनको अलग अलग ग्रुप दे दिए। और उसके बाद क्या करना है? नॉमेनक्लेचर। अब हमने उनको नाम डालने हैं। देखो कितना इजी कर लिया साइंटिस्ट ने, इतनी दुनिया के इतने ऑर्गेनिजम्स को कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई करके बुक्स में उनके नाम भी दे दिए। और हमारा काम क्या है? सिर्फ उनके बारे में पढ़ना और लर्न करना। In modern times, relationships between organisms are also studies in addition to their diversity and individual studies. और आज के ज़माने में ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं वो भी स्टडी किया जाता है। कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स ही हम अकेले सर्वाइव नहीं, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, हमें बहुत सारे एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाता है। इन दिस इज़ रेफर्ड एज सिस्टमैटिक्स। इस प्रोसेस को, इस रिलेशनशिप को स्टडी करने को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और सिस्टमैटिक्स डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature of organisms based on their diversities and evolutionary relationships among themselves. So इस पूरे प्रोसेस को, कि जो टैक्सोनॉमी में हमने 4 चीज़ें की, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसको एक सिस्टमैटिक वे में, इसको एक तरीके से कैसे हम लोगों को समझाएं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उस साइंस को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स।
सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम अपने अगले लेक्चर में इन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।